नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के नंबर 1 चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको रूस के नए एटम बम का फर्स्ट लुक दिखाने जा रहे हैं। ऐसा परमाणु बम जो रूस का सबसे बड़ा रक्षक है, जिस पर रूस की सुरक्षा और उसके दुश्मनों की तबाही की मुहर भी लग चुकी है। रूस के रक्षा मंत्री ने अपने एक बयान से मॉस्को का परमाणु पर्दाफाश कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन की परमाणु भट्टी में आखिर कैसे नए परमाणु बम तैयार हो रहे हैं, आज इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। परमाणु युद्ध की दुनिया में नया धमाका। क्या समंदर बनेगा न्यूक्लियर वार का एपिसेंटर? क्या रूस समंदर में परमाणु बम का जाल बिछा रहा है? रूस के जखीरे में सबसे घातक परमाणु मिसाइल कौन है? रूस का सीक्रेट न्यूक्लियर कमांड पर्दाफाश। रूस के इस न्यूक्लियर हलचल को क्यों अलग अलग कैमरों में देखा जा रहा है? अगर ये रूस का परमाणु हथियार है तो एटम बम कहां जा रहा है? जिन परमाणु हथियारों को दुनिया के देश रहस्य के 7 तालों में बंद करके रखते हैं, उसे पुतिन की सेना ऐसे खुलेआम कहां ले जा रही है? क्या पुतिन अपने परमाणु बमों को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रहे हैं? क्या रूस की न्यूक्लियर फोर्स यहां परमाणु बम सेट कर रही है? क्या इस न्यूक्लियर मूवमेंट का मतलब परमाणु युद्ध है? ऐसा रूस ने पहली बार नहीं किया है। एक हफ्ते में रूस ने तीसरी बार अपने परमाणु हथियारों को दुनिया को ऐसे खुलेआम दिखाया है। पहला मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट, तीसरा मूवमेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रूस की न्यूक्लियर मिसाइल है। रूस की यह मिसाइल कितने खतरनाक है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस एक मिसाइल में एक साथ 6 परमाणु बम फिट हो सकते हैं। देखिए परमाणु बम से लोडेड मिसाइल कैसे टारगेट को साधती है, कैसे दुश्मन के रेडार से खुद को छिपाकर मार करती है। सवाल है, रूस के इस न्यूक्लियर मूवमेंट को हम क्यों दिखा रहे हैं? क्या पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स नया परमाणु त्रिशूल बनाने में लगी है, जिसकी मदद से जल, थल और नभ से एक साथ परमाणु हमला किया जा सकता है? एक ऐसा नया परमाणु त्रिशूल जिसका पहला कमांड सेंटर जमीन पर रहेगा, दूसरा कमांड सेंटर आसमान में रहने वाला है, तीसरा कमांड सेंटर समंदर की लहरों में तैरता रहेगा, वहीं चौथा और सबसे सीक्रेट कमांड सेंटर समंदर के अंदर पनडुब्बी में रहेगा। रूस के इस नए परमाणु त्रिशूल के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है। शोइगु ने कहा है कि रूस परमाणु हथियारों का विकास करना जारी रखेगा और इसकी तबाही मचाने वाली क्षमता को और बढ़ाएगा। Продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства. रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का यह बयान इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है, क्योंकि अपने इस बयान में रूस के रक्षा मंत्री ने पुतिन के परमाणु सोच को साफ साफ शब्दों में जाहिर कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का कहना है कि रूस परमाणु हथियारों का विकास करना जारी रखेगा, क्योंकि परमाणु हथियार रूस की संप्रभुता की मुख्य गारंटी है।
परमाणु बम ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन जारी रहेगा। न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम पनडुब्बियों और बम वर्षकों का और विकास किया जाएगा। Мы будем повышать боевые возможности воздушно-космических сил и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов. सरगेई शोइगु का साफ साफ शब्दों में कहना है कि रूस के असली रक्षक उसके परमाणु बम ही है। परमाणु हथियारों के दम पर ही रूस अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में सक्षम रहा है। यही वजह है कि रूस परमाणु हथियारों के विकास को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। इस खास मीटिंग में रूस के रक्षा मंत्री ने अपने एक बयान से दुनिया के 6 सवालों के जवाब दे दिए हैं। परमाणु युद्ध की तैयारी को कैसे बढ़ाना है, आने वाले दिनों में किस रणनीति से युद्ध लड़ना है, रूस की सेना को किस मोर्चे पर ज्यादा ध्यान देना है, सेना की तादाद बढ़ाकर कितनी करनी है, सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कौन कौन से नए हथियार मिलने जा रहे हैं, नए हथियारों की तैनाती कहां होनी है। रूस के पास किसी भी देश पर परमाणु हमला करने के लिए 4 विकल्प 24 घंटे तैयार रहता है। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 1, परमाणु हमले का विकल्प नंबर 2, परमाणु हमले का विकल्प नंबर 3, परमाणु हमले का विकल्प नंबर 4, परमाणु हमले के इस 4 विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तेमाल हुआ तो दुनिया दहल जाएगी। अगर न्यूक्लियर वॉर का नंबर आ गया तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। ऊपर से रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु का बयान और डराने वाला है, क्योंकि उनके बयान में 2023 में रूस के परमाणु प्लान का ट्रेलर है। В текущий момент в 5 соединениях ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. При подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил. सुना आपने, रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु का कहना है कि 2023 में रूस अपने परमाणु बलों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान देगा, मिसाइल बलों की लड़ाकू क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा, नई मिसाइल प्रणाली को आगे बढ़ाएगा। रूस के पास दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विध्वंसक परमाणु बम है। बावजूद इसके 2023 में रूस का सबसे अधिक जोर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रहने वाला है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स की बुनियादी ढांचे को और बड़ा बनाने पर रहने वाला है। Подготовки перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил. रूस के परमाणु शस्त्रागार के बारे में दुनिया जितना जानना चाहती है, रूस उसे उतना ही छिपाता रहा है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नजर रूस के परमाणु ठिकानों पर रहती है। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में रूस ने परमाणु हथियारों पर 1080 करोड़ डॉलर खर्चा किया था, जो साल 2020 में कम होकर 800 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। लेकिन अब 2023 में रूस एक बार फिर परमाणु हथियारों पर खर्च बढ़ाने जा रहा है। सीप्री का दावा है कि रूस ने साल 2011 से 20 तक के परमाणु रणनीति को ऐसे वक्त में तय किया था जब रूस के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उस वक्त रूस नए हथियारों को हासिल करने में असमर्थ था, लेकिन अब हालात काफी हद तक बदल गए हैं।
रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइज किया है। अब रूस जिस परमाणु रणनीति को आगे बढ़ा रहा है उसे 2018 से 2027 तक के लिए तय किया गया है। इस रणनीति के मुताबिक सामरिक परमाणु बलों में सुधार रूस की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। रूस में परमाणु हथियारों के लिए 3 संस्थाएं काम करती हैं। पहला रोसाटॉम, दूसरा 12वीं गोमो और तीसरा स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स RVSN। रोसाटॉम रूस के परमाणु हथियारों के सभी तरह के विकास और उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। रूस के 10 शहरों में रोसाटॉम की खुफिया यूनिट है। रोसाटॉम में कुल 2.5 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें से 95,000 परमाणु हथियारों की रिसर्च और विकास का काम करते हैं। बाकी 1,55,000 लोग परमाणु बमों के प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हैं। रूस की 12वीं GUMO परमाणु हथियारों के स्टोर, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। 12वीं GUMO में करीब 50,000 लोग काम करते हैं, जिनमें से 45% अधिकारी हैं। वहीं स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स RVSN साइलो और ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जिम्मेदारी निभाता है। इसमें 70,000 से अधिक लोग काम करते हैं। रूस के यही वो ठिकाने हैं जहां उसने अपने परमाणु हथियार छुपा रखे हैं। इन किसी भी तहखाने से परमाणु बम निकलेगा और मिसाइल लॉन्चर तक पहुंच जाएगा। रूस का परमाणु तहखाना नंबर 1, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 2, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 3, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 4, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 5, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 6, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 7, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 8, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 9। ये ऐसे परमाणु गोदाम हैं जहां रूस ने अपने तमाम परमाणु बम छिपा रखे हैं। जिसमें से सबसे खास परमाणु तहखाने हैं ब्रांस्क 18, अमूर 31, बेलग्राड। रूस के मैप पर आप जो ये पीले पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 25 परमाणु तहखानों की पक्की लोकेशन है। रूस के मैप पर आप जो ये लाल रंग के पॉइंट देख रहे हैं, वहां पर रूस ने अपने टैक्टिकल परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 12 टैक्टिकल परमाणु हथियार के गोदाम की पक्की लोकेशन। परमाणु युद्ध से दुनिया का हर एक देश खौफ खाता है। एक ऐसा हथियार जिसकी काट अब तक दुनिया का कोई देश नहीं बना पाया। न्यूक्लियर बम का जवाब सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही दिया जा सकता है, या फिर युद्ध में हार मानकर। यही वजह है कि दुनिया के सुपर पावर परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ाने में जुटे होते हैं। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। रूस की न्यूक्लियर फोर्स का दावा है कि एक परमाणु मिसाइल को सिर्फ 7 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। खास बात यह है कि रूस अपने न्यूक्लियर बेस से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक को निशाना बना सकता है। रूस के इन परमाणु तैयारी की तस्वीरों के सामने आने के बाद रूस के रक्षा मंत्री का परमाणु हथियारों के विकास को जारी रखने वाला बयान और तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। तो देख लिया आपने व्लादिमीर पुतिन की परमाणु इस ताकत को। पुतिन अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक उनके पास जबरदस्त परमाणु ताकत है, तब तक ना अमेरिका और ना ही नेटो रूस पर सीधा हमला करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। और यही वजह है कि यूक्रेन के सोलेदार को रूस रौंद रहा है और नेटो और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही है। क्या ये पूरी खबर है? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज आप देखें।
121 दिन की भयानक जंग के बाद ये क्यों दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के पास अब जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भयानक परमाणु जंग। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि अगर यूक्रेन को और ज्यादा घातक हथियार नहीं दिए गए तो रूस यूक्रेन के 12 शहरों को पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। अब नाटो ये कहने को क्यों मजबूर हुआ है कि आने वाली जंग इतनी खौफनाक और भयानक हो सकती है जो दुनिया की 1/3 आबादी का सफाया कर सकती है? क्या वाकई में हथियारों की भारी कमी की वजह से रूस अब सुसाइड मिशन पर निकल चुका है? डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये दावा क्यों कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो बुरी तरह से फंस गए हैं? क्या पुतिन आने वाले दिनों में यूक्रेन के अंदर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो हिटलर के खौफनाक करतूतों को भी पीछे छोड़ देगा? लगभग 11 महीने की जंग के बाद अब यूक्रेन में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। भले ही यूक्रेन के साथ नाटो के 30 देश अमेरिका और ब्रिटेन खड़े हों, लेकिन जंग के मैदान ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि अभी तक यूक्रेन की फौज रूस की सेना को खदेड़ नहीं पाई है। Російського обстрілу Херсону сьогодні снаряд поцілив в пункт допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка, парамедик, волонтерка. Мої співчуття рідним. Лише від початку цієї доби Росія вже більше 16 разів обстріляла Херсон. Лише за один день. І так щодня. Сьогодні знову обстрілювались громади Харківської області. पुतिन की फौज यूक्रेन में सीरियल अटैक कर रही है। 6 और 7 जनवरी 2023 को रूस ने भले ही 2 दिन का सीज फायर बताया हो, लेकिन हकीकत में पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर भयानक हमले किए हैं। लेकिन इस बीच अब ऐसी खबर आ रही है कि पुतिन यूक्रेन समेत नाटो के कई यूरोपीय देशों पर एटम बम से अटैक कर सकते हैं। पुतिन अपनी मिसाइलों या बम वर्षकों से एटम बम या तो यूक्रेन पर गिरा सकते हैं या फिर किसी यूरोपीय देश पर। पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि रूस ने अपने घोषकों युद्धपोत पर परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन को तैनात कर दिया है, जो कुछ सेकंड में ही दुश्मन को भस्म कर सकती है। Сейчас и вот здесь, что называется, хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное अब सवाल उठता है कि जब पुतिन की फौज यूक्रेन में 12 से ज्यादा शहरों पर अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है, तो फिर पुतिन का रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला क्यों करेगा? असल में यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा खुलासा किया है जो वाकई यूक्रेन के लिए खुशखबरी के साथ खतरनाक खबर भी है। यूक्रेन और अमेरिका के सीक्रेट एजेंट के दावों के मुताबिक अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती दिनों में रूस ने बड़ी तेजी से यूक्रेन पर हमला किया था।
जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, हथियारों की कमी के कारण रूसी हमले भी धीमे होते गए। इन हमलों का धीमा होना इस बात का सबूत है कि रूसी हथियारों के जखीरे में भारी कमी आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों की सैन्य मदद बढ़ती जा रही है। हाल ही में अमेरिका और जर्मनी ने ऐलान किया है कि यूक्रेनी सेना को पहली बार बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के अलावा पैट्रियट रक्षा मिसाइल बैटरी भी भेजेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस के पास हथियारों की कमी और यूक्रेन के पास आधुनिक हथियारों का बढ़ता जखीरा पुतिन को मजबूर कर देगा कि वो यूक्रेन पर रूस की मजबूत पकड़ बढ़ाने के लिए परमाणु हमला करें। हम आपको यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर बताते हैं कि रूस के पास क्यों और कैसे हथियारों की कमी हो गई है। पुतिन के 75% हथियार खत्म। लगभग 11 महीने की जंग में रूस के पास 75% हथियारों की कमी हो गई है। रूस अपने विशाल हथियारों के जखीरे के दम पर इस जंग में अब तक टिका हुआ है। रूस के पास क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी हो गई है। टैंक, तोप और रॉकेट्स की कमी भी रूस के पास हो गई है। गोला बारूद का स्टॉक तेजी से खत्म हुआ है। रूस पुराने हथियारों को मजबूरी में इस्तेमाल कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने से रूस की सेना कई मोर्चों पर 40 साल पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन और अमेरिका की ये खुफिया आंकड़े देखकर भले ही यूक्रेनी खुश हो रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी यही है कि रूस यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहा है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि रूस यूक्रेन को दबा कर रहा है। The occupiers have a significant advantage in artillery. They have an advantage in ammunition. They have much more missiles and planes than we ever had. And it's true, but our defense forces stand. अगर हम यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के दावे को सही मान लें कि रूस के 75% हथियार खत्म हो चुके हैं, तो इस खबर में यूक्रेन और नाटो के लिए खुश होने से ज्यादा खबर ये है कि अब पुतिन को रूस के वजूद को बचाने के लिए भयानक परमाणु जंग करनी हो, और इसके लिए पुतिन जंग के पहले दिन से ही खौफनाक परमाणु युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन ने बेलारूस में जहां अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं, तो वहीं रूस के जंगी युद्धपोत गोर्शको पर परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन को तैनात करके उसे ब्रिटेन की तरफ भेज दिया गया है। यानी अब पुतिन के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो परमाणु युद्ध से जंग जीतो या फिर रूस की तबाही देखो। इसीलिए पुतिन के कमांडर और रक्षा मंत्री अब पूरा फोकस परमाणु मिसाइलों पर कर चुके हैं। Корабль, вооруженный цирконами, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО-ПРО. पुतिन अब जंग में आर पार करना चाहते हैं। रूस के सामने इस वक्त 2 चुनौतियां हैं। पहली, यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है वहां पर रूस का कब्जा बना रहे, और दूसरा, यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की खेप को रोका जा सके, ताकि भारी संख्या में रूसी सैनिक युद्ध में मारे जा रहे हैं उनकी जान को बचाया जा सके। अगर जंग में रूसी सैनिक किसी तरह से मारे जाते रहे तो फिर पुतिन के लिए अपने देश को जवाब देना वाकई बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन को युद्ध में उतारकर जहां एक तरफ दुश्मनों को हक्का बक्का कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के बखमुत और उसके आसपास के शहरों पर कब्जा शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक वैगनर ग्रुप के खौफनाक हमलों से दहल गए हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पिरोगजिन ने दावा किया है कि यूक्रेनी शहर सोलेदार पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। सोलेदार शहर बखमुत से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। हम आपको बता दें कि रूसी हमलों की वजह से बखमुत शहर की 70,000 आबादी शहर छोड़कर भाग चुकी है। यहाँ रूसी फौज ने भयानक हमले किए हैं। यही हाल अब बखमुत के बाद सोलेदार शहर का होने जा रहा है। पुतिन ने जीता यूक्रेन का सोलेदार। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पिरोगजिन यहां तक दावा कर रहे हैं यूक्रेन के सोलेदार पर रूस का कब्जा पिछली गर्मियों के बाद जंग में मॉस्को की सबसे बड़ी जीत है। खबर के मुताबिक वैगनर ने यूक्रेनी सेना को सोलेदार शहर के बीचों बीच घेर लिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का भी मानना है कि रूस के कब्जे में सोलेदार आ चुका है। वैगनर ग्रुप और यूक्रेनी सेना के बीच जंग 200 किलोमीटर लंबी नमक खदान की सुरंगों के आसपास हो रही है। हालांकि यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि सोलेदार शहर पर अभी भी यूक्रेन का कब्जा है।
यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसके सैनिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह सोलेदार की जंग कर रहे हैं और अभी रूसी सेना का सोलेदार पर कब्जा नहीं हुआ है। इतना तो तय है कि यूक्रेन पर रूसी सेना भारी पड़ रही है। अगर यूक्रेन जंग जीत रहा होता तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को टीवी पर यह नहीं कहना पड़ता कि बख्मुत, क्रेमिना और डॉनबास में रूसी सेना के घातक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। Креміна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси, а це значні ресурси, щоб вичавити хоча б якесь просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно і які все ж पुतिन यूक्रेन को तिल तिल करके मार रहे हैं। रूस के टैंक तोपखाना रेजिमेंट्स ने तो यूक्रेन की पहचान तक मिटानी शुरू कर दी है। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर में रॉकेटों का कब्रिस्तान बन गया है। रॉकेटों का ये कब्रिस्तान रूसी आक्रमण के साक्षात सबूत दिखा रहा है। यूक्रेन के खार्किव शहर में 1000 से अधिक रूसी मिसाइलों के हमले के सबूत मिले हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रूसी फौज ने कीव समेत 12 शहरों पर कितने भयानक मिसाइलों से हमले किए हैं। यूक्रेन के दावों के मुताबिक अकेले खार्किव और उसके आसपास के इलाके रूसी गोलीबारी और मिसाइल हमलों में 1700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 44 बच्चे भी शामिल हैं। खार्किव शहर में 14 लाख से ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन आज यूक्रेन का खार्किव शहर मुर्दा घर बन चुका है। जबकि यूक्रेन के डॉनबास का हाल देखकर अमेरिका तक बौखला गया है। देखिए अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रवक्ता जॉन किर्बी डॉनबास पर रूसी हमलों को लेकर क्या कह रहे हैं। The fighting there in the Donbass has been quite intense in recent weeks. And it's pretty clear to us, and certainly clear to the Ukrainians, that the Russians continue to flow manpower in to try to tip the balance there, particularly in the Donetsk area. And it's war, and it's bloody, and it's vicious, and it has been over the last several weeks. ऐसे हालात में अगर यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ये दावा करें कि लगभग 11 महीने की जंग में रूस के 75% हथियार खत्म हो चुके हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में पुतिन क्या करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रूस के हथियारों का जखीरा 75% तक खत्म हो चुका है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब पुतिन को परमाणु जंग करनी ही पड़ेगी। अगर यूक्रेन और नेटो जंग रोकने पर राजी नहीं हुए, तो शायद इसीलिए पुतिन ने 4 जनवरी 2023 को रूसी सेनाओं को आदेश दे दिया था कि यूक्रेन में चल रहे रूस के स्पेशल ऑपरेशन के तहत ज़िरकॉन हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को तुरंत अटलांटिक महासागर में भेजा जाए। जिसके बाद रूसी युद्धपोत एडमिरल गोर्शको को ज़िरकॉन मिसाइल के साथ ब्रिटेन की तरफ भेज दिया गया है। यानी पुतिन जंग में बिल्कुल साफ संदेश दे रहे हैं कि रूस की 11,265 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन यूरोप को भस्म कर देगी और 1000 किलोमीटर में रूस का कोई भी दुश्मन इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यानी अगर हथियारों की कमी की वजह से रूस की सेना को यूक्रेन से हटना पड़ा, तो उससे पहले पुतिन परमाणु मिसाइलों को यूक्रेन और यूरोप पर दागकर परमाणु सुनामी ला सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद इससे भी खतरनाक जंग की भविष्यवाणी कर दी गई है। एक रिपोर्ट में साल 2026 की एक ऐसी डरावनी तस्वीर बयां की गई जो अगर हकीकत में तब्दील हो गई तो पूरी दुनिया तबाह होने का खतरा है। दरअसल इस रिपोर्ट में 21 दिन तक चलने वाली एक भयानक जंग के बारे में बताया गया। ये खबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इस रिपोर्ट की चर्चा सबसे ज्यादा अमेरिका में हो रही है और अमेरिका में क्यों हो रही है, आप भी जानिए। अमेरिका और चीन के बीच 21 दिन युद्ध चलेगा। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिए जाएंगे। अमेरिका के 700 से ज्यादा फाइटर जेट चीन तबाह कर देगा। रोज
अमेरिका और चीन के 300 सैनिक मारे जाएंगे। अमेरिका का गुआम मिलिट्री बेस समंदर में समा जाएगा। अमेरिका की सेना 20% खत्म हो जाएगी और इस युद्ध में चीन की पूरी फौज का नामो निशान मिट जाएगा। अब ये ऐसा खतरा है जिसका जिक्र अमेरिका और चीन दोनों ही देशों के रक्षा विशेषज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने बाइडेन और शी जिनपिंग को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने दुनिया भर के चुनिंदा रक्षा विशेषज्ञों की मदद से ताइवान जंग पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि चीन साल 2026 में ताइवान पर कब्जा करने के इरादे से उस पर हमला करेगा। अमेरिका और ताइवान में हुए रक्षा करार के मुताबिक अमेरिका इस जंग में ताइवान की मदद के लिए आएगा। लिहाजा ऐसे हालात में चीन और अमेरिका के बीच सीधी जंग लड़ी जाएगी। इतना ही नहीं, ताइवान जंग में एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ ताइवान, अमेरिका और जापान होंगे और इस जंग की वजह से चीन, अमेरिका, ताइवान और जापान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले रक्षा विशेषज्ञों ने ताइवान जंग के दौरान अमेरिका, चीन, जापान और ताइवान को होने वाले भारी नुकसान का भी एक अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर साल 2026 में ताइवान पर हमले को लेकर अमेरिका और चीन के बीच सीधी जंग छिड़ती है तो चीन मिसाइल अटैक से जापान और गुआम में अमेरिका के तमाम एयरबेस तबाह कर देगा। इस जंग में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी नष्ट होंगे। इसके अलावा अमेरिका की नेवी के 10 से 20 डिस्ट्रॉयर और क्रूजर भी नष्ट हो जाएंगे। चीन के हमले की वजह से ताइवान का बड़ा इलाका पूरी तरह से तबाह हो सकता है, लेकिन इस जंग में चीन की आर्मी खत्म हो जाएगी। जंग के पहले हफ्ते में ही चारों देशों के 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा सकते हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ताइवान पर चीन के कब्जे का प्लान किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकता और अपने नतीजे पर पहुंचने से पहले इन तमाम रक्षा विशेषज्ञों ने अमेरिका और चीन के बीच सीधी जंग के 24 सिनेरियो को टेस्ट किया, यानी जंग के 24 परिणामों को परखा। रिपोर्ट बनाने वाले रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अगर जंग की सूरत में अमेरिका ताइवान की मदद नहीं करता तो चीन 3 महीने में ताइवान पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया है कि चीन ताइवान पर कैसे कब्जा कर सकता है। चीन ताइवान पर हमले की शुरुआत एयर अटैक से करेगा और कुछ ही घंटों में ताइवान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर देगा। इसके बाद चीन की नौसेना ताइवान को घेर लेगी। फिर